ओके, तो राठी जी ने एक वीडियो डाला है धुरंधर मूवी को एक्सपोज करते हुए और कुछ क्लिप्स देखी मैंने। तो मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि क्या ये क्लिप्स सही हैं या फिर इसको काट-पीट के कुछ ऐसा बनाया गया है कि जो हमें दिख रहा है वैसे दिख रही है। जो कि था कि धुरंधर मूवी गलत है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इंडियन स्पाइस दूसरे देश में भेजती हैं। तो देयरफॉर धुरंधर मूवी इज अ प्रोपेगेंडा और समथिंग, ऐसा कुछ मैंने क्लिप में देखा। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये सच में पूरी वीडियो में ऐसा कुछ है या फिर वो क्लिप बस ऐसे ही काटी एडिटेड है वो क्लिप। और अब मुझे जब इनकी वीडियो देखनी ही पड़ रही है तो क्यों ना मैं अपना रिएक्शन फ़िल्म करके डाल दूँ। ये सोचा मैंने, तो देखते हैं कि क्या बोला है ध्रुव राठी जी ने। और ये वीडियो 2x पे चलेगी क्योंकि मैं नहीं झेल पाऊँगा इनकी वीडियो, इतना नहीं हो पाएगा। तो या लेट्स सी, तो शुरू करते हैं कि क्या राठी जी ने वो बोला है जो मैंने अपने फ़ीड में देखा या नहीं। तो शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूँ। एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। एआई का ये एक बड़ा भरपूर सीक्रेट उपयोग। ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही से मौका मिलता है अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर 14 फरवरी डन समझे। आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है, लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है, तो कुछ चीजें असली हैं कुछ चीजें फिक्शनल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। मुझे कुछ सर्च करना है। Is drug legal in Germany? Unauthorized personal possession and purchase of drugs are criminal offenses punishable by up to 5 years in prison. इनको तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। लीगल, हाँ ये लीगल है तभी, इसी का असर है। सही बात। सबसे पहली चीज, ये पूरा का पूरा नायक से उठाया गया है। ये पूरा जो है, जो आखिरी का लाइन है कि होता है होने दो, ये होता है होने दो, नायक से पूरा कॉपी। नायक का जस का तस उठा के डाल दिया गया यहाँ पर, जो भी कि इंटरेस्टिंगली उन्हीं से इंस्पायर्ड है, गोभी जी से। गोभी यार कुछ छोड़ो, भवंडर या भवंडर, स्पेलिंग तो सही लिख देते हैं।
कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है, ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एक्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 6 महीने के इंतजार के बाद अब एआई मास्टर क्लास वापस आ गई है। 4 जनवरी को मैं 2000 एआई खत्म करने के लिए किसी को तो भी आते हैं। ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि टाइम इस आदमी इस बंदे ने जस्ट अभी लेनिन को आदित्य धार को लेनी से कंपेयर किया। लेनी जो कि हिटलर के ऊपर मूवीज बनाती थी कि कितना वो हीरोइक है, कितना वो, अगर तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री वगैरह में और तुमने पढ़ा है कि प्रोपेगेंडा की ओरिजिन कैसे हुई थी, तुम्हें पता है लेनिन कौन थी, दूर दूर तक एक लक्षण नहीं है आदित्य धार में। 2 बार मूवी देख चुका हूँ थिएटर्स में एंड दोनों बार मुझे कोई क्षण भर प्रोपेगेंडा, एक चीज को बोल सकते हैं कि जो यूपी वाला पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा था, तब वो बोलती है कि भविष्य में एक ऐसी सरकार आएगी जिसको सच में चिंता हो, तो उसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं। लेकिन पूरा फोकस यहाँ पर छोड़, क्या बोलूं मैं। ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई, ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोंटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं, या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना बंदे की ओरिजिन अभी तक बताई भी नहीं है, वो क्रिमिनल हो, उसको फंसाया गया था, अभी तक कुछ नहीं पता हमें। और अगेन, अगर जितना भी चीजें तुम्हें पता है दुनिया भर में, if you can use an asset for your benefit, you should. That's the whole thing about स्पिनच और स्पाई। इन सारी चीजों का यही है कि अगर अपने देश हित में तुम किसी भी चीज को यूज कर सकते हो तो करो। कूटनीति बोलते हैं इसको, क्या बता रहा हूं मैं। मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है। भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तो मेरी तरफ किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वायरफ के स्पाई यूनिवर्स तो वो एडिटेड नहीं था, जितना मेरे फीड में पूरे क्लिप्स वगैरह आ रहे थे वो एडिटेड नहीं थे। इस बंदे के स्क्रिप्ट राइटर ने, क्योंकि इसने मूवी नहीं देखी है, मैं बता सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसने मूवी नहीं देखी है। इसके बंदे ने, इसके स्क्रिप्ट राइटर ने मूवी देखी नहीं देखी, या फिर रील्स में ही जितना चीजें वायरल हो रही है मूवी से, उसी को स्क्रॉल करते करते उसने स्क्रिप्ट लिखी। पता नहीं स्क्रिप्ट राइटर ने भी मूवी देखी कि नहीं देखी, मुझे नहीं पता। इसने तो पक्का नहीं देखी। उसने स्क्रिप्ट लिखा, इसने पढ़ा और इसने टेलीप्रॉम्प्टर में आके बोल दिया ना। एनालिसिस, इसका पूरा बेस इसके यूट्यूब चैनल का ये है कि एनालिसिस करता है। बाय द वे, एक टाइम था जब मैं भी इसको फॉलो करता था, अनलेस एंड अनटिल मैंने एक दिन इसके दिए हुए आर्टिकल को जाकर सच में पढ़ लिया पूरा,
और फिर मुझे इसका पूरा गेम समझ में आ गया कि कैसे क्या होता है। उसके बाद से मैंने इसको छोड़ ही दिया। एक समय था 2018-19 का जब मैं इसको देखता था। हालांकि एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसकी वजह से अब मुझे पूरा आर्टिकल पढ़ने की समझ आ गई है कि बस हेडलाइन मत पढ़ो, पूरा आर्टिकल पढ़ो। बस ये जो जिससे हाईलाइट कर देता है ना एक पैराग्राफ के कुछ लाइंस को, वो सिर्फ हाइलाइटेड लाइंस मत पढ़ो, पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ो। तो एक मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि मेरे जैसे इंसान को इसने मजबूर कर दिया कि पूरा आर्टिकल पढ़ो। बस कोई भी कुछ हाइलाइटेड पार्ट दिखा दे आपको, उस पर यकीन मत करो। तो इस चीज का क्रेडिट मैं इनको देना चाहूंगा। इतने सालों बाद 19 के बाद, कब अभी 6 साल हो गए। 6 साल बाद ये पहली वीडियो है मेरी इनकी। एनीवेज, यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक पेश करती है। अबे तो मेरी तरफ किसी तरफ है। आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वायरस के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। इस पूरे जॉनरा को बोलते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। जो लिंकन के ऊपर वैम्पायर हंटर वाला जो पूरा मूवी है, कि जहां पर पूरे रियल इवेंट्स को दिखाया जाता है। अब्राहम लिंकन के, द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनको पूरा दिखाया जाता है कि जैसा हमारे सामने है, जो हिस्ट्री में रिटर्न है, वो पूरा दिखाया जाता है उनके लाइफ के बारे में। लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो एक वैम्पायर थे, ऐसा भी दिखाया जाता है। तो वो क्या है? वो एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। अब कोई वहां प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, अरे क्या सबूत है कि लिंकन वैम्पायर था, ऐसा होता है क्या? अबे ये रियल लाइफ इवेंट्स को लेकर के एक फ्रिक्शनल स्टोरी दिखाई जा रही है, जहां पर हमें एक्शन भी दिख रहा है फुल स्टाइलाइज वगैरह, और साथ ही में कुछ रियल लाइफ इवेंट्स जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता। इंडिया में कितने लोग हैं जिसको लयारी के बारे में पता होगा? नो वन गिव्स अ डैम। लेकिन उस एक चीज को, रियल लाइफ इवेंट को लेकर के पूरा एक कहानी बुनी गई, जिसमें रियल लाइफ इवेंट्स दिखाए गए। उसके बीच में एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जिसको एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया गया है बस। हालांकि बहुत सारे रियल इवेंट्स हैं जो कि हमें एज इंडियंस अफेक्ट किए हैं। मेरा पैदा होने से पहले जो कंधार इवेंट हुआ था, कंधार हाईजैक्ट इवेंट, क्या जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बाद 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, ये रियल है। और इसके कनेक्शन जो कि खुद जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, वहां की गवर्नमेंट एग्री किए हैं, सालों तक नकारने के बाद, कि हाँ यार हमारे से ही हुआ था। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं, बस हाँ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार हमारा ही घर में रहते हैं उन लोग। उसके ऊपर एक्शन तब भी नहीं लिया उन लोगों ने। यार मैं किसमें 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती है। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं, और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल। हिस्टोरिकल फिक्शन, और क्या क्या करेंगे हिस्टोरिकल फिक्शन के साथ? और क्या है हिस्टोरिकल फिक्शन? यार क्या आदमी है ये? क्यों? क्या? शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आपके 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम सरदारी साहब से भी अपील करते हैं केस के मुताबिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो ये फिल्म मेकर के ऊपर है। ये फिल्म मेकर के ऊपर है कि कुछ ऑडियंस ये अपना दिमाग नहीं लगा पा रही कि
क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, किस चीज को सही मानना है, किस चीज को फिक्शन मानना है, ये फिल्म मेकर की जिम्मेदारी है। उसने तो बता दिया ना सब। शुरुआत का पूरा 2 मिनट डिस्क्लेमर में गया है यार। 2 मिनट तक जो लिखा है उसको बस पढ़े जा रहे थे। उसके बाद भी लोगों के अंदर इतना दिमाग नहीं है डिफरेंशिएट करने का, तो ये फिल्म मेकर का क्या छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आपका ऐसे लोगों की भी गलती है, लेकिन ये फिल्म मेकर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है ना, क्योंकि उसने तो सारी चीज अपने तरफ से कर दी। डिस्क्लेमर दे दिया, लिख दिया, बोल दिया, इतना बड़ा बड़ा लिखा अपने ट्रेलर में, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। उसके अलावा क्या? बने चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवी सी सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहां ताली बजाना तो बजेंगे नहीं। वॉयलेंस होगा कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम ये भी दिमागदार लोग हैं, इंटरव्यू आके दे रहे हैं। हाँ, ये है कि जो पूरा एक सेक्शन था जहां बस लाल स्क्रीन करके पूरा रियल लाइफ रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, तुम उसको ही गलत बोल रहे हो, तो फिर तो भाड़ में जाए तुम। जो रिकॉर्डिंग दिखाई गई, चाहे न्यूज़ रिकॉर्डिंग हो या फिर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर जो रियल लाइफ फुटेज हो, तुम उसको नकार रहे हो, फिर तो तुम ही। रियल इवेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आप हाँ, अगर कोई ये बोल रहा होता कि भाई वो रॉ एजेंट जो दिखाया गया है, जो स्पाई है, वो तो सच ही है, फिर मैं बोल रहा होता। लेकिन जो रिकॉर्डिंग है तुम उसको गलत बोल रहे हो, फिर तो। तौर पर जो फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग दूसरों ने किया तो सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग, इसने किया तो गलत। बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य थर जब ऐसा करता है, अभी तक एक ही चीज मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो लोग इंटरव्यू देख रहे थे ना, दे रहे थे कि यही सच है, यही जो है, नहीं, कतु सत्य सत्य नहीं है ये। हाँ, कई सारे रियल फैक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसी को सच्चाई मान के बैठ जाओगे फिर तो हो गया। भाई ये सारी चीजें बोलनी पड़ रही है, ये आदमी अलग, उससे भी एग्री नहीं क्या, छोड़ो ये। वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, कौन से प्रोपेगेंडा निकालने की बात चल रही है? मतलब जो 2001 का पार्लियामेंट अटैक था उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई, वो प्रोपेगेंडा है? जो असली रिकॉर्डिंग दिखाई, जो सारे फुटेज दिखाए, वो प्रोपेगेंडा है? कौन सा प्रोपेगेंडा? क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोपेगेंडा नहीं हो सकती, वो एज इट इज है। वो हैंडलर और टेररिस्ट के बीच में लिटरली डिस्कशन चल रहा है कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है। सभी को मारने बोल रहा था ऑब्वियसली, लेकिन या कैसे क्या करना है बता रहा है कि कहाँ से मिलिट्री वाले आ रहे हैं तो वो उनको मार सके। वो प्रोपेगेंडा कैसे है? वो तो एज इट इज है। हॉस्टेज और उसके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई टेररिस्ट के बीच में, उसके बारे में बताया, वो कैसे प्रोपेगेंडा है? कौन से प्रोपेगेंडा को निकालने की बात चल रही है? अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य थर से इस चीज को लेकर तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। डॉग विस्लिंग तो चल रही है, ये अभी कितना देखा मैंने, 11 मिनट, 11 मिनट तक सिर्फ डॉग विस्लिंग ही चल रही है। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीना ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में ये बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। जब बैन किया गया तब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आगे चल करके हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। उनके हटने के बाद चिदम्बरम जी फिर से आए एज फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने फिर से उन्हीं को
डील दी, फिर से उसी कंपनी को डील दी जिसको बैन किया गया था। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने बताया ही नहीं। नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। ऑब्वियसली वो फ्रिक्शन है, वो चीजें ऐड की गई है। जो दुबई में डील होते हुए दिखाया था वो ऐड किया गया, क्योंकि असलियत तो हमें नहीं पता ना कि उनके पास प्लेट्स कैसे पहुंची। तो ये पूरी इमेजिनेशन थी कि ऐसा हुआ होगा फॉर कनेक्शन बैठाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता चला है कि क्यों उनके पास और कैसे उनके पास प्लेट्स पहुंची। तो वो एक चीज फिक्शन थी। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? दिस आई एग्री कि कैसे पहुंची, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन बैठाया भी कि नहीं, अगर बैठाया तो बाहर क्यों नहीं है, ये चीज। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सकी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट NSG किसी मिनिस्टर के कॉन्वॉय को सिक्योरिटी दे रही थी, जहां तक मुझे याद है। अगर मैं सही हूं तो उनको रोक के रखा गया था क्योंकि किसी मिनिस्टर को अपनी सिक्योरिटी या फिर वो पूरे कॉन्वॉय का जो काफिला निकलता है उसको प्रोटेक्शन देने के चक्कर में विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मोदी सरकार भी उस गद्दार ये हुआ ही नहीं। ये हुआ ही नहीं। मूवी में ऐसा कुछ गद्दार बोला कहीं दूर से दूर तक नहीं था। अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार से ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है इसको, वाजपेयी जी के सरकार को, क्योंकि 2099 का कंधार अटैक अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट हुआ था। 2001 का पार्लियामेंट अटैक अंडर वाजपेयी जी हुआ था। यहाँ पर कहीं भी मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया ही नहीं गया, बल्कि उल्टा दिखाया गया कि लोग एक्टिवली काम किए थे, लेकिन क्योंकि उनको खबर मिली थी अक्टूबर 3 की, तो उन्होंने उस समय देखकर सब क्लियर किया। लेकिन यहाँ से इन लोगों ने डिले कर दिया। उसके बाद भी जब उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंची, लाइक 25 या 30 अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन पहुंची। तो उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई। भाई इसके स्क्रिप्ट राइटर ने भी मूवी नहीं देखी बिल्कुल। अब तो कंफर्म इसने तो देखी ही नहीं थी, शुरुआत में ही पता चल गया था। इसके स्क्रिप्ट राइटर ने भी नहीं देखा। दाई के कटघरे ऐसे रील स्क्रॉल करते करते उसने मूवी देखी है पूरी। में आ जाएंगे, क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। मुझ पर यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से इनपुट थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतरा वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसी हाईजैक के दौरान एग्री, जो कि मूवी में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि कैसे कंधार में फेल हो गए वो, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक में भी फेल हुआ, ये भी दिखाया गया है। मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11 अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, 2019 पुलवामा अटैक और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर अटैक, जो कि मूवी में दिखाया है शुरुआत में ही। बहुत ही वो एक चीज बोलूंगा, जो पूरा फोटोज आते हैं टेररिस्ट के कि इनको छोड़ना पड़ेगा, तो वो बहुत यूट्यूब एडिटिंग टाइप का लगा मुझे। इंडिया टुडे के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। IB ने आर्मी यूनिट को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए। फ्रंट लाइन की इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस व्हाट आउट बाउटरी कर रहा है भाई अभी अपना, कि ये तो हुआ नहीं, ये ऐसा वैसा करके व्हाट बाउटरी चल रहा है। इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, जो कि किया ही नहीं गया है। कोई क्लेम नहीं किया गया कि सरकार गद्दार थी। कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में चीजें करने का बोला गया है, लेकिन कहीं भी नाम नहीं लिया। की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर ऐसी अफवाह उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार ने शुरुआत में ही तूने
छोड़ो। कई काम किया है जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना ये भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे वो लाइन देश के लिए थी ही नहीं, वो एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए थी, क्योंकि उस स्टेट में जो गैंग वॉर चल रहे हैं इंडिया के, जिसकी वजह से पूरे देश में नकली नोट फैले जा रहे हैं, उस स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो रही है उस गैंग वॉर को रोकने के लिए, उन गैंग्स को रोकने के लिए, उसके ऊपर था। देश को किसी भी गवर्नमेंट को गद्दार बोला ही नहीं गया है, और उस स्टेट की गवर्नमेंट को भी गद्दार नहीं बोला गया है। चाटे में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Hitler und Speer haben das gemacht. Ich habe ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनटाग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich eine dieser Reden Schiene, eine Unschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. सच बात ये थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि कहाँ, कब, कौन सा सीन? भाई जैसे ही पता चलता है वैसे ही एक्शन लेने जाता है। कौन सा वेट होल्ड करता है? वो फेक करेंसी वाला अटैक। ये कब हो गया? कौन सा मूवी देखा है भाई तेरा स्क्रीन राइटर, तेरा स्क्रिप्ट राइटर ने कौन सी मूवी देखी है? मैं बता रहा हूँ, ये रील स्क्रॉल करते करते ही मूवी देखी है इसने। इंस्टाग्राम में जाकर लिखा #धुरंधर, और जितने रील्स थे वो देखी, और अपने आप में ही अलग कहानी बना दी, एक अलग मूवी देखी है इसने, वो रील स्क्रॉल करते करते। इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में मालवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में मार के कहने से अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही है। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से भाई किसी अटैक के इंफॉर्मेशन को भी होल्ड किया ही नहीं, किसी भी किस मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना, और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अभी नहीं, ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार चलेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए भी इंटेल अभी नहीं, यूपी की इंफॉर्मेशन को भी संभाल कर, यूपी में एक दिन आएगा जब विंड डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी, हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी पर डिजाइन में होती है। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। मूवी के शुरुआत में ही जो कपूर का कैरेक्टर था, वो बोलता है कि मैं सैंक्शन करवाता हूँ। अब वो, अबे यार ये बताना पड़ रहा है यार। ये भाई कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं। जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी चीज करवाई। पर मुझे नहीं पता। यति नरसिंह आनंद ने हमारे अब ये यहाँ बस ये नहीं कि हर तरफ, हर कम्युनिटी में जो एक्सट्रीम लोग होते हैं उनकी ऐसी की तैसी, उनकी ये पॉइंट है।
पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर वन का जिहादी था। कुछ दिन पहले ही अजीत डोभाल की एक पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। He said, are you happy with the flight today? क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। उस पर्टिकुलर डायलॉग में कहीं भी किसी को पॉइंट आउट नहीं किया गया। लोग बहुत लोगों को बोलते हैं, जैसे कि जब एक्शन लिया गया पहलगाम अटैक के बाद, तो इंडिया के ही लोग बोलने लगे कि डीएस्केलेट डिस्केलेट, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो वो भी वही लोग हैं जो अपने देश का साथ नहीं दे सकते, राइट? मुश्किल घड़ी में अपने देश के फेक इनका एक्टिविज्म चालू हो जाता है, वो भी उस डायलॉग के अंदर आते हैं। किसी कम्युनिटी या किसी चीज को यहाँ टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन इनको एक बेमतलब का पॉइंट बनाना था तो बना दिए। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि आईएसआई ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence staff in India, केरला इज द प्राइम एग्जाम्पल। that even there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come support more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता। मूवी में दिखाया गया है कि ये पूरा एक कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं। इनको घंटे से, और रहमान डकैत को तो घंटे से मतलब नहीं था कि देश दुनिया क्या, वो बस अपना फायदा देख रहा था। तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों चिल्लाएगा? उनको बस अपना, उनका मकसद पूरा हो रहा था, उनको घंटे से मतलब नहीं पाकिस्तान से। और ये तुम्हें पता होता अगर तुमने मूवी देखी होती, जो कि तुमने नहीं देखी, ना तुम्हारे स्क्रिप्ट राइटर ने देखा। बैकग्राउंड में चलता है अस तो मां सदगम है। बार-बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा। अगेन, अगर तुमने मूवी देखी होती तो तुम्हें पता होता कि ये जो पीछे मंत्र चल रहा है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है हमजा, उसके कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है कि कैसे उसने एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसके साथ वो तकरीबन 3 साल से था, उसके साथ हंसा, रोया, गाया, ऑलमोस्ट एक फैमिली की तरह रहा। और जो हमें भी फील होता है कि यार इंसान तो बुरा नहीं है, लेकिन वो सारी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है जब वो 26/11 में सबके साथ खुशी मना रहा होता है। वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। हम भी उसको नो लॉन्गर एज एक नॉर्मल गाय देखते हैं, अब उसके हमारे लिए भी वो एक देश का दुश्मन हो जाता है, जो कि अगेन हमें याद दिलाया जाता है फाइनल फाइट में, जब कहीं ना कहीं जहां लोग कनेक्ट हो गए थे रहमान डकैत के कैरेक्टर से, फिर से याद दिलाया जाता है कि ये आखिर में है तो एक आतंकवादी जिसने हमारे देश के खिलाफ काम किया। तो उस चीज के ऊपर पूरा मंत्र है कि कैसे अब ये मरकर एक आइकॉन बन चुका है, एक मॉडल बन चुका है, एक तरीके से अमर हो चुका है उसके जहन में हमजा के। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक उसने उसके साथ समय व्यतीत किया, लेकिन इन द एंड अपने राष्ट्र धर्म के लिए उसको वो करना पड़ा जो उसके राष्ट्रहित में था।
प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म इनको अगेन पता होता अगर इन्होंने मूवी देखी होती। में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। यप, जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आए, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें नहीं किया, नहीं किया। फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। कौन यार, मूवी तो देख लेते मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की हिंदुस्तानी वो तो चल ही रही है पूरी मूवी। ये पूरा जो वीडियो है वही उसी की श्रेणी में आता है, डॉग विस्लिंग। को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सारस्कर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना, क्योंकि इनके बारे में यहाँ फोकस था ही नहीं। यहाँ फोकस था कि उन्होंने क्या किया, उनके लिए क्या मायने रखता था ये अटैक, क्यों करवाया, कैसे करवाया, और उनका मैं भी थोड़ा मतलब मैं सोच रहा था बहुत कि नहीं उतना लाइक एक स्टैंड में देखना है, लेकिन इमोशनल मैं भी हो गया था और ये सारी चीजें उनके फोकल लाइन से दिखाई गई। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे दिखाते हैं, जरूरी नहीं समझा। ये जो थे एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोयलकर ने कहा था याला मारू नको, हाँ एविडेंस है, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में अगेन उसके बाद रिबर्टल में इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये वहां पर कॉन्टेक्स्ट था। उसको रोकने के लिए क्या किया, ये वहां पर था ही नहीं टॉपिक। उन्हें रिबर्टल के लिए क्या किया, जो कि कुछ नहीं किया, जो कि हमारे पास सबूत भी है। जो आर्मी जनरल है, जो एयरफोर्स जनरल है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनका सजेशन था कि 26/11 के बाद कुछ करते हैं, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नकार दिया। और 26/11 के बाद ही जो फेक अमन की आशा वाला नैरेटिव है इन जैसे लोगों का, उसके चलते जो बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, वहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किए थे हमारी सरकार ने उसी समय की, जो कि भी सच्चाई है ऑन रिकॉर्ड। मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पांसिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था, ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। वायरल तो लोगों ने किया, लोगों को अक्षय खन्ना पसंद आया, रहमान डकैत नहीं, अक्षय खन्ना पसंद आया। रहमान डकैत का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि जब उसका कैरेक्टर मरता है ना स्क्रीन में, लोग चीयर करते नहीं थक रहे थे।
क्योंकि जब उसकी असलियत सामने आती है कि वो आखिर में वैसा ही है, एक आतंकवादी ही है, तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। यही होता है फिल्म मेकिंग। अगर तुमने कभी जीवन में कोई एक वीडियो भी देखा होता, तो कैसे एक कैरेक्टर को बिल्ड करके उसको तुम्हारे नजरों में गिराना एक फिल्म मेकिंग का पार्ट है, स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। अगर तुम्हें कहीं से भी जीवन में फिल्म मेकिंग का कुछ भी, छोड़ो यार, क्या है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्म जहां पर गैंगस्टर इस बंदे ने वासेपुर पैसे दे करके वासेपुर के ऊपर वीडियो बनाई थी नेटफ्लिक्स पे, अभी भी होगा वो वीडियो। उसके बाद कोई किसी ने क्रिटिसाइज किया था इसे ट्विटर पे, तो बोला था कि मेरी गलती थी ये वो। को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई इसके स्क्रिप्ट राइटर ने सही से लिखा भी नहीं, रंबो हो नहीं, रंबा हो, रंबो हो नहीं, रंबा हो। और यही यार, क्या किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, क्या रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई भाई, बर्फ में कहाँ लड़ाई हो गई मेरे भाई? कहाँ? कौन? ये ये क्रॉस चेक नहीं करता क्या? कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होती इनकी? कोई देखने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पब्लिक में कुछ भी डाल दो। जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप, मेरे को एक चीज बताओ जहां पर कोरियोग्राफी बोल सको तुम, लाइक हाँ बहुत ब्रूटल है, लेकिन कोरियोग्राफी बोलने लायक कुछ नहीं है। वो एक चेस इन मतलब कार के अंदर जो होता है ना, उसके अलावा कहीं भी तुम्हें कोरियोग्राफी नहीं दिखेगी। स्पेशली फाइनल फाइट में तो थोड़ा सा चॉपी हो जाता है मामला, एक्शन सीन जिस तरीके से एडिट किया गया है बहुत चॉपी हो जाता है। तो कहीं भी लाइक क्या बोलूं। कि हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया देखकर? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर? जरा खुद से पूछकर देखो, आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो, छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। थैंक यू बताने के लिए। नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज। अगर तुमने कभी नहीं देखा सेंसिटाइज करना, अभी तारे जमीन पर का क्लिप था, हर एक बच्चा, जब ये मूवी आई थी तारे जमीन पर, हर एक बच्चा जो उतना होशियार नहीं था या उतना क्विक नहीं था अपने पढ़ाई को लेकर के, वो ईशान अवस्थी था। उसके बाद वो मतलब ईशान अवस्थी एक स्लर बन चुका था कि जो भी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है या फिर स्लो है या टाइम लगता है उसको चीजें ग्रैस्प करने में, वो उसके लिए गाली बन चुका था। जरूरी नहीं है
और ये होना भी नहीं चाहिए कि फिल्म मेकर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाए कि लोग चीजों को कैसे समझते हैं या फिर अपनाते हैं। लोगों को, जो लोग चीजें शुरुआत से करते थे, उनको बस वैलिडेशन या फिर एक बहाना मिल जाता है, यार मैंने इससे देखा या इससे सीखा। नहीं, वो हमेशा से वैसे थे। वो हमेशा से लड़कियां छेड़ने वाले घटिया लोग ही थे, लेकिन मूवी के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है। यही बोलता हूं मैं, 70s से लेकर के 90s तक 20 साल, 20-25 साल सिर्फ कम्युनिस्ट मूवीज बनती रही इंडिया में। कुछ देख लो, कोई मूवी उठा के देख लो, उसमें जमींदार ये वो फलाना ढिमकाना, बस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की मूवीज बनती रही। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्यों नहीं है हमारे देश में? क्योंकि हमारा देश वैसा वर्क ही नहीं करता। जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन वो कहीं ना कहीं वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरीके से किसी भी चीज को इंटरप्रेट कर लेंगे। और जब उनसे पूछा जाता है कि कहीं आपने कहाँ से सीखा, वो किसी भी रैंडम चीज का नाम ले देते हैं जो इनको याद रहती है। उनका कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा से वैसे ही थे। उनकी मेंटेलिटी, उनका बिहेवियर, वो हमेशा से वैसे ही थे। बस कहीं से अपने दिमाग में वैलिडेशन की, हाँ ये होता है तो ऐसे कर लेते हैं। नहीं, वो हमेशा से वैसे थे। तो फिल्म मेकर्स या मूवी को ब्लेम करना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। करते हैं लोग, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। आखिर में मैं आदित्य से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे बड़ा चूतिया और झूठा स्टेटमेंट है, अ गुड वॉर फिल्म इज एंटी वॉर फिल्म। जब सबसे घटिया स्टेटमेंट है ये, और सबसे घटिया क्या, भाड़ में जाए। अ गुड मूवी इज अ गुड मूवी regardless of its propaganda, politics, whatever। मुझे अच्छी मूवी दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, क्या है। एक अच्छी मूवी दो जो मुझे कुछ फील करने को मजबूर कर दे। दैट्स इट, अ गुड मूवी। और ये बेमतलब का अपना दिमाग में खिचड़ी बनाना बंद करो। पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा, ये वो। भाई 6 साल बाद एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें भी इतना छोड़ो यार, क्या है।